ये कहानी 1980 के दशक की है। मोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मोहन के दो दोस्त आशुतोष और पवन मोहन के जिगरी दोस्त थे। वो तीनों एक साथ ही रहते थे और उन तीनों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मोहन के घर में उसकी जीती हुई कई ट्रॉफियां भी रखी हुई थीं। वो तीनों अपने गांव के शमशान घाट के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन दोपहर में जब मोहन क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था तो उसकी दादी ने परेशान होकर उससे कहा, बेटा, कितनी बार कहा है तुझसे कि शाम के बाद शमशान घाट में नहीं जाते, लेकिन तू है कि मेरी एक बात भी नहीं सुनता। दादी, आपको ऐसा लगता है कि शाम के बाद शमशान घाट में भूत प्रेत हम लोगों को पकड़ लेंगे? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता दादी। मोहन अपनी दादी की बात पर हंसता हुआ घर से निकल गया और वो सीधे शमशान घाट के मैदान में पहुंच गया, जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उसका दोस्त आशुतोष बोला, आज इतनी देर कैसे हो गई मोहन? तू तो जानता है यार, मेरी दादी मना करती है यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ, उन्हें लगता है कि शमशान घाट के भूत हम सब पर हमला कर देंगे। उनके साथ गांव के और भी लड़के मौजूद थे। वो सभी लोग क्रिकेट खेलने लगे। उस दिन वो सभी लोग क्रिकेट खेलने में इतने मशरूफ हो गए कि कब शाम हो गई और कब रात का अंधेरा फैल गया। वो सब मैच खत्म करके घर की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी अंधेरे में उन सभी को दूर से उनके ही गांव का लड़का खेला आता हुआ दिखाई दिया। खेला भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, जो हमेशा मोहन, आशुतोष और पवन को मैच में टक्कर देता था, मगर वो कभी मोहन को हरा नहीं पाया था। खेला हमेशा अंदर ही अंदर इस बात पर जलता भी था। खेला ने आते ही उन सबसे कहा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ मोहन, एक बारी मेरे साथ भी हो जाए, तुझे हरा कर ही जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो कल का मैच रख लेते हैं, पता लग जाएगा कि कौन किसको हराएगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से जाने लगा, मगर खेला ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। इतनी गर्मी में भी खेला का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल सपाट नजर आ रही थी, जैसे उसकी पलकें जैसे झपक ही ना रही हो। मोहन तुरंत अपना हाथ खेला से छुड़ा कर बोला, हम सब बहुत देर से मैच खेल रहे हैं और अब थक चुके हैं। ये क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? अबे हम तुझसे कभी नहीं डरे, जब भी तू खेला है हमसे हारा ही है। आशुतोष सही कह रहा है, खेला रहने दे, हार जाएगा और फिर रोता हुआ अपने घर जाएगा। कौन रोता हुआ जाएगा? ये कुछ देर में पता चल जाएगा। आज तुम सबको मेरे साथ मैच खेलना ही पड़ेगा। खेला जिद पर उतर आया था और वो सब लोगों को बुरा भला बोलने लगा। ठीक है खेला, आज आर पार कर देते हैं। अगर आज तू हमसे फिर हार गया तो दोबारा तो कभी जिंदगी में मैच नहीं खेलेगा, क्या बोलता है? वो तो मैं वैसे भी नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मेरी बॉलिंग पर अगर तुम में से कोई भी आउट हो गया तो वो इस दुनिया से जाएगा। खेला की बात सबको बहुत अजीब लगी, लेकिन सबने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में टॉस हो गया और खेला को बैटिंग करनी थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो टॉस में ही हार गया खेला। मेरी बॉलिंग पर तू ज्यादा देर कभी नहीं टिक पाया। कुछ ही देर में क्रिकेट शुरू हो गया, मगर मोहन की टीम ने देखा कि मोहन की हर बॉल पर खेला छक्के ही छक्के मार रहा था। सभी लोग खेला को इस तरह से खेलते हुए देखकर हैरत में पड़ गए। आशुतोष को पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा था। रात के अंधेरे में शमशान घाट पर खेला का चेहरा बड़ा ही डरावना होता जा रहा था। मोहन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। खेला अच्छा खेलता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खेला के अंदर ऐसी फुर्ती मैंने कभी नहीं देखी। लगता है आज ये कुछ ज्यादा ही जोश में है। आशुतोष, तू जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। 2 ओवर के मैच में खेला ने हर बॉल पर छक्का ही मारा था। खेला को हरा पाना अब मोहन की टीम को नामुमकिन लग रहा था। अब बैटिंग करने की बारी मोहन की थी। तभी मोहन के हाथ से बैट आशुतोष ने ले लिया और बोला, पहले बैटिंग मैं करूंगा, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं?
भरोसा है, लेकिन तू हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी हमेशा सबसे लास्ट में ही उतारा जाता है। मोहन ने आशुतोष की बात मान ली थी, मगर देखते ही देखते एक ही बॉल में खेला ने आशुतोष को आउट कर दिया। आशुतोष नीची नजरें करके चला गया। अब बैटिंग की बारी पवन की थी। खेला ने एक ही बॉल में पवन को भी आउट कर दिया। अब सारी टीम की जिम्मेदारी मोहन के ऊपर थी, मगर देखते ही देखते खेला ने एक ही बॉल में मोहन को भी आउट कर दिया। सभी लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। मोहन निगाह नीची करके आशुतोष के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, चल ठीक है भाई, आज तो हमसे जीत गया। शर्त ये नहीं थी कि तुम तीनों हार कर चले जाओगे। शर्त ये थी कि अगर तुम हार गए तो जिंदा नहीं रह पाओगे। अबे हमने तो मजाक में बोल दिया था, तू सीरियस ले गया क्या? आशुतोष ने इतना बोला ही था कि अचानक एक ही झटके में खेला ने आशुतोष की गर्दन उखाड़कर जमीन पर फेंक दी। आशुतोष के धड़ से खून का फुहारा फूट पड़ा और उसकी चीख पूरे शमशान घाट में गूंज गई। ये मंजर देखकर सभी लड़कों के हाथ फूल गए। उन सभी ने देखा कि खेला का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। देखते ही देखते खेला ने पवन का भी वही हाल किया। मोहन और मौजूद लड़के वहां से बुरी तरह से भागने लगे और खेला उनका भी पीछा करने लगा। भागते भागते अचानक मोहन को उसके ही गांव के कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, जो कि किसी की चिता लेकर जा रहे थे। मोहन और वो लड़के भागते हुए वहां पर पहुंचे और उन लोगों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम सुरेश था, उसे सारी घटना बताई। उन लड़कों की बात सुनकर उन सभी ने चिता नीचे रख दी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है सुरेश भाई। खेला ने मेरे दोनों दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। तुम्हें लगता है पूरी बात नहीं मालूम मोहन? खेला तुम्हारे दोस्तों को कैसे मार सकता है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इन लड़कों से पूछ लो। इन सब ने उसे अपनी आंखों से देखा था। अगर ऐसी बात है तो सुनो, कुछ घंटों पहले खेला तुम्हारे पास क्रिकेट खेलने के लिए ही आ रहा था, मगर आते समय एक मकान की दीवार उसके ऊपर गिर गई। खेला की मौत उसी वक्त हो गई। ये जो चिता देख रहे हो, ये खेला की ही चिता है। इतना कहकर सुरेश ने चिता पर लेटे हुए शव से कपड़ा हटा दिया। ये देखते ही मोहन और लड़कों की दहशत से आंखें फटी की फटी रह गई। उन सब ने देखा कि वो खेला ही था। मोहन कांपता हुआ और बदहवासी की हालत में भागता हुआ अपने घर चला आया और उसने सारी घटना अपनी दादी को बताई। उसी रात आशुतोष और पवन की लाश बरामद कर ली गई और उनकी भी चिता खेला के साथ ही जला दी गई। मोहन इस घटना के कई दिनों तक बीमार रहा। आज मोहन बूढ़ा हो चुका है, मगर जब भी वो इस घटना को याद करता है तो वो डर से कांप जाता है। वो खेला की ही अतृप्त आत्मा थी। खड़िया एक बड़ा गांव है। उस गांव के पास ही पहाड़ और झरने बहते हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से गांव वालों के लिए झरने का पानी ही जीने का सहारा है। झरने से पानी लाने गांव के सभी लोग जाते हैं। गांव के सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ का मुखिया भी बहुत नेक इंसान है। सबके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय दूध और पशुपालन है। हर घर में गाय, बकरी, भैंस और अन्य जानवर हैं। गाय और बकरी चराने गांव के लोग पहाड़ पर जाते हैं। पहाड़ों पर बहुत घना जंगल है। हरी हरी घास खाकर सभी जानवरों का पेट भर जाता है। यहाँ के सब लोग खुशहाल हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन अचानक काले काले बादल ने पूरे गांव को ढक दिया और अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हवाओं ने आंधी तूफान का रूप ले लिया। आंधी इतनी जोरदार थी जैसे पूरा गांव उजड़ जाएगा। घर के छप्पर उड़ने लगे, मवेशी इधर उधर भागने लगे
गांव के लोग भी परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। उसी आंधी में एक बहुत बड़ी डरावनी चुड़ैल भी आई। चुड़ैल इतनी बड़ी और भयानक है कि हर कोई देखकर डर जाता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही है, सबको खा जाऊंगी। तुम सबको खा जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। चुड़ैल जानवरों को उठाकर पटक रही है, कभी लोगों को पकड़कर फेंक रही है। लोग तो देखकर बेहोश हो जाते हैं। हर कोई डर के मारे चीख रहा है और इधर उधर भाग रहा है। चुड़ैल एक एक करके सबको नुकसान पहुंचा रही है, घरों को तोड़ रही है। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। सब अपनी जान बचाने में लगे हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे रात हो गई। चुड़ैल शांत हो गई और पहाड़ों पर सोने चली गई। गांव के सब लोगों ने जब ये देखा कि चुड़ैल शांत हो गई है, तब सब गांव के लोग घर से बाहर निकलकर रोड पर आ गए। रात में ही सब गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए। अब समस्या का समाधान निकालने के लिए गांव वालों ने मीटिंग शुरू की। मुखिया जी ने आपस में विचार विमर्श शुरू किया। क्या किया जाए? आखिर ये चुड़ैल कहां से आई, कैसे आई? आप सब में से किसी को पता है क्या? हम लोगों को क्या पता होगा मुखिया जी? अगर चुड़ैल कल भी आएगी तो हम क्या करेंगे? हम लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये चुड़ैल हम लोगों को छोड़ेगी नहीं, एक साथ सबको खा जाएगी। अब और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता हमेशा दो रहता है, या तो हम चुड़ैल को कैसे भी मार दें, या तो फिर किसी तांत्रिक को बुलाएं। वो चुड़ैल है, कोई मक्खी मच्छर नहीं जो चुटकी में मसल दोगे। चुड़ैल इतनी ताकतवर है कि वो तांत्रिक को भी मार डालेगी। कोई और उपाय सोचो। देखिए, घनश्याम की बात हमें जच रही है, इसलिए तांत्रिक को बुलाते हैं। तुरंत ही तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, गांव वालों, मैं भी इस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी घर को चुड़ैल ने तबाह कर दिया है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन आप सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बता सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं का ये गांव हम अचानक से कैसे छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़ दिए तो हमारी संपत्ति जो हमने इतने दिनों से मेहनत करके कमाई है उसका क्या होगा? हम फिर से कंगाल हो जाएंगे, हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, दर दर भटकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम लोग चुड़ैल के साथ एक मीटिंग करते हैं और उससे बोलते हैं, एक साथ इतना नुकसान ना पहुंचाओ, हम तुम्हें एक एक जानवर रोज भेज दिया करेंगे और तुम उसे खा लेना। लेकिन ऐसे में तो कुछ दिनों बाद हम सब खत्म हो जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। कुछ दिन ऐसा करते हैं, तब तक सोचने और कुछ करने के लिए हमें समय मिल जाएगा। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, इसलिए हम बात करते हैं कि इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। सब लोगों ने बात मान ली और मीटिंग खत्म हो गई। वहां से सब चले गए। अगले दिन सुबह सब गांव वाले झरने के पास पहुंचे। झरने के पास चुड़ैल के साथ मीटिंग हुई। चुड़ैल आई, गांव के सब लोग डरने लगे। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। गांव के सब लोग डर गए। मुखिया ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ समझौता करना चाहते हैं। समझौता? और मेरे साथ? क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। अच्छा, तो बताओ समझौता क्या है? हम लोग चाहते हैं कि तुम सिर्फ जानवरों को खाओ, हम इंसानों को नहीं। तुम्हें हर दिन एक जानवर हम भेज दिया करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक जानवर के साथ मुझे एक इंसान भी चाहिए।
देखो, हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं। छोटा सा गांव है और हम सब इंसानों को छोड़ दो। मैंने फैसला सुना दिया। अब आगे तुम लोगों को क्या करना है वो देख लो। मैं जा रही हूँ। मुझे रोज झरने के पास एक आदमी, एक जानवर भेज देना। मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। चुड़ैल वहां से करते हुए चली गई। अब मुखिया जी परेशान हैं, करें तो क्या करें। सभी लोगों ने विचार विमर्श किया। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। एक दिन एक आदमी को एक जानवर के साथ झरने पर भेज दिया। चुड़ैल बड़ी खुश हुई। चलो, अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से भोजन मिलेगा। उसी गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती है। वो गुल्ली यानी कंचे खेलती है तो उसकी माँ उसे झाड़ू से मारती है। आज उसके घर के लोगों की बारी है। वो छोटी सी है लेकिन बहुत तेज है। उसके पिताजी गाय चराते थे और खुशी गुल्ली खेलने और गुलेल चलाने में बहुत माहिर है। कोई भी निशाना लगा लेती थी। सब लोग घरों में रो रहे हैं कि आज खुशी के यहाँ से उसके पापा जाएंगे। खुशी अपने पापा से बोलती है, पापा, मैं जाऊंगी चुड़ैल के पास, आप मत जाओ। नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम अच्छे से पढ़ना ताकि तुम टीचर बन सको। पापा प्लीज मेरी बात मानो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो जाऊंगी। खुशी के बहुत समझाने के बाद खुशी के मम्मी पापा मान गए। खुशी अपने हाथों में गुलेल और ढेर सारी गुल्ली लेकर जानवर की डोरी पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है और वो झरने पर जा पहुंची और उसने चुड़ैल को आवाज दी। वो बिल्कुल नहीं डर रही थी। ओ चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ, ये लो जानवर। चुड़ैल ने देखा कि आज एक छोटी सी बच्ची आई है और जानवर भी लाई है। तुम्हारे घर में बड़े लोग नहीं थे क्या जो तुमको भेज दिया? मुझे खतरों से खेलने का बहुत शौक है, इसलिए मैं आ गई। अब तुम्हारे खतरों से खेलने का शौक का क्या फायदा, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। चुड़ैल खुशी की तरफ बढ़ी। गांव में सब लोग रो रहे हैं। खुशी के गम में उसकी माँ का बुरा हाल है। खुशी को वापस आते देख मोनू चिल्लाया, अरे खुशी तो वापस आ गई। सबने देखा खुशी वापस आ गई है। सबको आश्चर्य हो रहा है। तुम वापस आ गई? चुड़ैल ने तुमको कुछ नहीं किया? चुड़ैल कहाँ गई? मैंने चुड़ैल को मार दिया। गांव वालों ने खुशी को खुशी से गले लगाया। खुशी को गांव वालों ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? चुड़ैल जब जानवर को खाने लगी तो उसकी आँखों में मैंने गुलेल से मारा और उसकी आँख फोड़ दी। उसके बाद ताबड़तोड़ गुलेल चलाकर मैंने उसको मार डाला। चुड़ैल इतनी बड़ी थी कि उस पर निशाना लगाना बहुत आसान था, इसलिए मैं कामयाब हो गई। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, हासिल करने में उतनी ही आसानी होती है। बस हमारे अंदर साहस होना चाहिए। खटीमापुर गांव में मीरा अपने पति रोहन के साथ रहती थी। एक दिन काफी रात हो जाने पर भी रोहन घर नहीं लौटा। मीरा बार बार रोहन का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। मीरा परेशान होकर पड़ोस वाली शांति के घर जाती है। शांति दीदी, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे हैं, ना ही उनका फोन लग रहा है। क्या तुम्हारे पति मनोहर अस्पताल वाले रोड से लौटते हैं? हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं भी गाड़ी निकालती हूँ। लेकिन हुआ क्या? अस्पताल वाले उस रोड पर रात में एक आत्मा भटकती है। ऐसा सुनते हैं कि वो आत्मा लोगों का दिल निकाल लेती है। शांति और मीरा कार से राम मनोहर अस्पताल वाले रोड की तरफ निकलते हैं।
उधर रोहन के अस्पताल वाले रोड पर कार खराब होती है। ये रोड कितना सुनसान है, किससे हेल्प मांगूं? फोन में बैटरी भी खत्म हो चुकी है। तभी आत्मा रोहन के सामने आती है। तेरी गाड़ी मैंने खराब की है, अब मैं तेरा दिल निकालूंगी। रोहन डर से बेहोश हो जाता है। आत्मा रोहन के सीने में हाथ डालकर रोहन का दिल निकालने ही वाली होती है कि तभी मीरा और शांति कार से वहां पहुंच जाते हैं। शांति चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देती है। आ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस आऊंगी। ऐसा कहकर आत्मा वहां से चली जाती है। मीरा रोहन के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। रोहन को होश आ जाता है। तीनों लोग घर पहुंचते हैं। दीदी, वो आत्मा लोगों का दिल क्यों निकालती है? 8 साल पहले की बात है। मनोहर अस्पताल वाले रोड पर एक नवविवाहित जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की किसी तरह लड़के को अस्पताल लेकर पहुंची। लड़का जिंदा था, लेकिन डॉक्टर्स ने चालाकी कर ली। डॉक्टर्स ने लड़के को मृत घोषित कर दिया और लड़के का दिल निकालकर अंग तस्करों को बेच दिया। लड़की ने अस्पताल वालों पर केस किया, लेकिन केस हार गई। अपने पति को खोने और न्याय ना मिल पाने के कारण लड़की ने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उस अस्पताल वाले रोड पर भटकती है। वो अस्पताल की 2 डॉक्टर्स को मार चुकी है, 3 अभी बाकी हैं। उन तीनों ने अपने घर पर तांत्रिकों का पहरा लगवा रखा है। अब जो भी उस अस्पताल वाली रोड पर फंस जाता है, आत्मा उसका दिल निकाल लेती है। चलो, बहुत रात हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शांति अपने घर सोने चली जाती है। मीरा और रोहन अपने घर आकर सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद मीरा अचानक से उठ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। रोहन घबराकर उठ बैठता है। मीरा, मीरा ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मीरा टेबल पर पड़ा चाकू उठाती है और रोहन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तू उस समय तो मुझसे बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। रोहन दौड़कर कमरे से बाहर जाता है और मीरा को कमरे में ही बंद कर देता है। मीरा अंदर कमरे में भयानक तरीके से चिल्लाती है। रोहन शांति का दरवाजा खटखटाता है। शांति दरवाजा खोलती है। शांति दीदी, मीरा को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मेरे ऊपर हमला कर रही। लगता है वो अस्पताल वाले रोड की आत्मा मीरा के शरीर में घुस गई है। मैं अभी फोन करके तांत्रिक को बुलाती हूँ। शांति फोन करती है और तांत्रिक को बुलाती है। कुछ देर बाद तांत्रिक आता है और दरवाजा खोलता है। कौन है तू और इन लोगों को क्यों सता रही है? चुप कर बुड्ढे, कुछ नहीं बताऊंगी मैं तुझे। अगर नहीं बताएगी तो मैं तुझे हनुमान चालीसा पढ़कर भस्म कर दूंगा। मैं अल्पना हूँ। उन डॉक्टर्स ने मुझसे मेरे पति को छीन लिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, तुम बस मुझे एक मौका दो। मैं उन अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स को सजा दिलवाऊंगा। मेरा भरोसा करो, मैं एक वकील हूँ। जब आज तक मुझे न्याय नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? प्लीज मुझे एक मौका दो खुद को साबित करने का, और मेरी पत्नी को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर उन डॉक्टर्स को तुम सजा नहीं दिलवा पाए तो मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर आत्मा मीरा के शरीर को छोड़ देती है। रोहन अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ केस लड़ता है और तीनों डॉक्टर्स को फांसी की सजा दिलवाता है। तब आत्मा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मीरगंज में आज मेघना की शादी थी। मेघना के पिताजी सेठ रायचंद बहुत डरे हुए थे। रायचंद के दोस्त राघव गुप्ता रायचंद के घर पहुंचते हैं। अरे रायचंद, ये किस तरह की शादी हो रही है गांव में?
बिल्कुल सन्नाटा है, कोई रौनक नहीं है। दोस्त क्या बताऊं, इस गांव में कटे हाथों वाली चुड़ैल का साया है। कटे हाथों वाली चुड़ैल? पिछले कई सालों से जब भी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो वो चुड़ैल गांव में आती है और दुल्हन के हाथ काट कर ले जाती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम गांव के लोग इतना डरे हुए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं भूतों के बहुत से केस हैंडल कर चुका हूँ। तभी अचानक से मेघना दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा जल्दी चलिए, चुड़ैल अपने पैरों से हमारे टॉमी का गला घोट रही है। रायचंद, मिस्टर गुप्ता और मेघना दौड़कर जाते हैं। तब तक चुड़ैल टॉमी को मारकर जा चुकी होती है। तीनों बहुत दूर एक घर में चुड़ैल को घुसते हुए देखते हैं। यहाँ चुड़ैल की एक झलक दिखाई देती है। रायचंद और गुप्ता चुड़ैल का पीछा करते हुए उस घर में पहुंचते हैं, लेकिन चुड़ैल उस घर के सारे लोगों को भी मार चुकी होती है। घर की फर्श पर सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। कटे हाथों वाली चुड़ैल रायचंद्र और गुप्ता के सामने आती है। आओ मीरचंद के जालिमों, इस गांव में जिस लड़की की भी शादी होगी उसे अपने हाथों की बलि देनी पड़ेगी। आज तुम्हारी लड़की की बारी है रायचंद्र। लेकिन क्यों? तभी अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है और बाहर से मेघना की चीखने की आवाज आती है। पापा बचाओ, बचाओ! रायचंद्र और गुप्ता बाहर भागते हैं। जब तक वे दोनों मेघना के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल मेघना के दोनों हाथ काटकर ले जा चुकी होती है। रायचंद्र रोने लगता है। मेरी बेटी, वो जालिम चुड़ैल मेरी बेटी के दोनों हाथ ले गई, कोई गांव वाला बचाने नहीं आया। भगवान, ये तूने क्या किया? तभी गुप्ता की नजर धरती पर पड़े एक फटे हुए कपड़े पर पड़ती है। रायचंद, रोना बंद करो। ये देखो, चुड़ैल की साड़ी का कपड़ा लगता है, ये किसी चीज से फंसकर फट गया है। तो अगर किसी चुड़ैल के कपड़े में हनुमान की मूर्ति लपेट कर रख दो तो उसे अपने काबू में किया जा सकता है। तुम अपने घर से एक हनुमान की छोटी मूर्ति ले आओ, हो सकता है तुम्हारी बेटी के हाथ वापस मिल जाए। मिस्टर गुप्ता चुड़ैल के कपड़े में जैसे ही हनुमान की मूर्ति लपेटते हैं, वैसे ही चुड़ैल की रो रोकर चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उस कपड़े से मूर्ति बाहर निकालो। मैं मूर्ति तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी। क्या पूछना चाहता है? तू उन लड़कियों के हाथ क्यों काटती है जिनकी शादी होने वाली होती है? बहुत साल पहले की बात है। मेरे पिता इस गांव के जमींदार का कर्ज नहीं उतार पाए थे, तो जमींदार ने बदले में मेरी शादी वाले दिन ही मेरे पिता को मार दिया और मेरे दोनों हाथ काट दिए। किसी गांव वाले ने ना मुझे बचाया और ना मेरे पिता को। हाथ कटने पर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव के लोगों से बदला ले रही हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, हमें उसका बहुत अफसोस है। हम गांव वाले उस जमींदार को फांसी की सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन निर्दोष लोगों को सताना बंद करो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो क्या तुम भी दूसरों के साथ गलत करोगी? इस तरह तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। गुप्ता की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ी नर्म पड़ जाती है। मैं सभी गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ, मेरी बेटी के हाथ लौटा दो। चुड़ैल रायचंद्र की बेटी के कटे हुए हाथ ठीक कर देती है। गांव वाले मिलकर गांव के जमींदार को फांसी की सजा दिलवाते हैं। फिर चुड़ैल हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है।